हमारे साथ उपस्थित मैं बिंबाधर प्रधान, सेक्रेटरी जनरल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का भी स्वागत करता हूं। आई ऑल्सो वेलकम चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जस्टिस अरुण मिश्रा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री नित्यानंद राय जी, जस्टिस श्री महेश मित्तल जी, ज्योतिका कालरा जी, ध्यानेश्वर मुले जी, राजीव जैन जी, होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी, अदर डिग्निटरीज, excellencies, ladies and gentlemen, present here and those connected virtually with us. नेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रतीक का संदेश वैदिक युग का प्राचीन आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी हैप्पी। हमारा मानव अधिकारों का आदर्श सार्वभौम, यूनिवर्सल एवं प्राचीन अनसीन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गीत का प्रस्तुतिकरण किया जाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। जस्टिस मिश्रा in his judicial career has delivered judgment in about 236,000 cases. Hard work and perfection ingrained in his living and functioning. Over to Sri Justice Arun Mishra. भारतीय गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री अब्दुल नजीर, श्रीमती इंदिरा जी, अनिरुद्ध जी, ऋषिकेश रॉय साहब, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी,
मंच पर विराजमान मेरे साथीगण, गृह और आयोग के सचिव, अन्य राष्ट्रीय और राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यगण, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री खरे, अन्य न्यायमूर्तिगण, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों के राजनयिक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, नागरिक समाज, वरिष्ठ व अन्य अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, मैं भारत के कर्मठ व अति लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत व अभिनंदन करने में गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज वैश्विक पटल पर भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है और इसे एक नई ताकत के रूप में पहचान मिली है, जिसका श्रेय भारत के नागरिकों, देश की संवैधानिक व्यवस्था और देश के नेतृत्व को जाता है। मुझे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्व में शांति व कानून व्यवस्था के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित अन्य समस्त सम्मानित न्यायमूर्तिगण, मंत्रीगण व अन्य अतिथियों को अभी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन में अग्रणी है। हमारे देश में जन कल्याण संबंधी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे मानव जीवन व एवं मूल्यों के संरक्षण को नया आयाम मिला है। भारत में मानव अधिकार आयोग 28 वर्ष से कार्यरत है, जबकि दूसरी कई महाशक्तिशाली देशों में ऐसे संस्थान स्थापित तक नहीं किए गए हैं। भारत में विश्व की कुल आबादी का 6वां भाग निवास करता है। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना निस्संदेह अत्यंत दुरूह कार्य है। फिर भी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली शांतिपूर्वक व न्याय संगत तरीके से हर समस्या का समाधान करती है। भारत की महान उपलब्धियों में किए गए योगदान के लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व इसमें योगदान करने वाले सभी संबंधितों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मानवीय गरिमा के मूल्य व अधिकारों की अवधारणा वैदिक साहित्य, भारत जीवन दर्शन व संस्कृति में समाहित है। हम नारी को शक्ति का अवतार मानते हैं। दुर्गा पूजा इसका प्रमाण है। हमारी संस्कृति मानव जीवन हेतु आवश्यक प्रकृति की रक्षा के प्रति संवेदनशील है। प्रकृति के विविध रूपों जैसे जीवनदायिनी नदियों को मां, पशुओं, वनस्पतियों, यहाँ तक कि चांद को भी रिश्ते में बांध दिया गया है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की सबको स्वतंत्रता है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। मानव ही मानवता के विनाश के लिए आमादा है। 20वीं सदी में विश्व राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह दुर्भाग्य है कि देश विदेश में राजनीतिक हिंसा आज भी समाप्त नहीं हुई है। निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे छद्म आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। समाज सेवी संस्थाओं व मानवाधिकार संरक्षकों, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद की घोर निंदा करनी चाहिए। इस संबंध में उदासीनता फंडामेंटलिज्म को जन्म देती है और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। समय आ गया है जब हम डटकर इसका प्रतिरोध करें। कम से कम इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी। वर्तमान में ड्रग माफिया द्वारा राष्ट्र की युवा व बहादुर कौमों को मादक पदार्थों की लत से पथभ्रष्ट किया जा रहा है।
राष्ट्र की युवा शक्ति का यह ह्रास अत्यंत चिंतनीय है। क्या पूरी का पुनर्वास ही हमारी नीति बन गई है? हमारे देश में प्रेस, मीडिया और साइबर स्पेस को स्वतंत्रता दी गई है, जो संवैधानिक और मानवीय दायित्वों के निर्वहन के अधीन है। गणराज्य के आधारभूत स्तंभ न्यायपालिका की गरिमा को कंटेम्प्चुअस आचरण से नष्ट करने की किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है और ना ही यह स्वतंत्रता किसी को दी जानी चाहिए। बाहरी ताकतों द्वारा भारत पर मानव अधिकारों के हनन का छद्म आरोप लगाना सामान्य बात हो गई है। इसके प्रतिकार के साथ ही संस्कृति तथा प्रचलित भाषाओं को समूल नष्ट करने के प्रयासों का पुरजोर प्रतिरोध भी आवश्यक है। आयोग सुशासन, गुड गवर्नेंस में सहयोग प्रदान करता है, साथ ही न्यायपालिका को भी मानव अधिकार संरक्षण हेतु यथासंभव सहयोग प्रदान करता है। न्याय व शांति एक दूसरे के पूरक हैं और हमारी कानून व्यवस्था इस पर आधारित है। त्वरित न्याय प्राप्ति मानव का मूलभूत अधिकार है, जो आज भी एक सपना है। सत्य तो यह है कि मुकदमों के खर्च पहुंच के बाहर है। न्याय की प्राप्ति हेतु प्रभावी व दीर्घकालीन योजना की नितांत आवश्यकता है। पुलिस अन्वेषण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं स्वतंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। यह प्रणाली ऐसी हो कि सीबीआई द्वारा जांच की आवश्यकता ही न पड़े। जेल में कैदियों की आपराधिक मनोवृत्ति में सुधार लाने के लिए योग, ध्यान व सद व्याख्यान अपेक्षित हैं। भारत ने विश्व को योग दिवस दिया है। भारत में कैदियों को भी गरिमा के अधिकार प्राप्त हैं। आयोग हिरासत में हुई हर व्यक्ति की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि मृत्यु किसी जाति के कारण तो नहीं हुई है। तत्काल न्याय, इंस्टेंट जस्टिस की आड़ में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ और इस हेतु उकसाना असंवैधानिक और निंदनीय कृत्य है। हमें इस बर्बरता से मुक्ति पाने का प्रयास करना ही होगा। आरक्षण का लाभ उन्नत आरक्षित वर्ग के उपभोग लुसर्फ कर लेने के कारण अभी तक इस वर्ग की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। राज्यों को इस वंचित समुदाय के उत्थान के लिए टू ट्रिकल डाउन द बेनिफिट उपलब्ध आरक्षण में से कुछ प्रतिशत आरक्षण नियत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज ही आरक्षित वर्ग में कई समुदाय निर्धन हैं। इनका सशक्तिकरण होने तक आरक्षण की आवश्यकता होगी। जीवन दायिनी गंगा पर देश की एक बड़ी आबादी का आजीविका निर्भर है। नमामि गंगे की योजना की समय पर पूर्णता अपरिहार्य है। यमुना भी सरस्वती की तरह विलुप्त होने के कगार पर है। स्वास्थ्य के लिए जो शुद्ध जल आवश्यक है, कूड़ा करकट से मुक्ति और उसके उपचार हेतु स्वच्छ भारत गति योजना का सफल क्रियान्वयन अपेक्षित है। संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रूप देने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रियलाइज करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स निर्मित की गई हैं। अतः राज्यों व एवं निकायों द्वारा इनका गंभीरता पूर्वक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कानूनन आवश्यक हो जाता है। निष्क्रियता व उदासीनता होने पर न्यायालय द्वारा इन योजनाओं को सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर मुद्दा है। प्रत्येक देश द्वारा इस हेतु स्थानीय स्तर पर पर्यावरण में सुधार लाया जाना आवश्यक है। We have to think globally and act locally to improve the environment. अंटार्कटिका में माइनिंग से जलवायु को खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम पृथ्वी ग्रह के संरक्षक कस्टोडियन हैं। We are the custodian of planet Earth. अतः हमारा यह दायित्व है कि भावी पीढ़ी के लिए हम इसे सुरक्षित बचाए रखें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का अवलंबन लिया जा रहा है, परंतु यह सबको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ई कॉमर्स ने भी असमानता पैदा की है।
छोटे विक्रेताओं स्मॉल वेंडर्स की जीविका की समाप्ति की कीमत पर ऑनलाइन कारोबार समृद्ध हो रहा है। इस दौर में आपूर्ति की ऐसी श्रृंखला बनाई जाना आवश्यक है जिसमें सभी कारोबारियों को अनुपातिक लाभ प्राप्त हो। गरीबों को जीवन रक्षा दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जीवन का अधिकार बौद्धिक संपदा के अधिकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बढ़कर है। जीवन रक्षक दवाइयों, औषधियों और टीकों के पेटेंट धारकों के बौद्धिक संपदा अधिकार पर जीवन के अधिकार को प्रमुखता दी जानी चाहिए। राइट टू लाइफ मस्ट प्रिवेल फॉर द राइट टू द पेटेंट होल्डर्स ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन। वैश्वीकरण के दौर में महंगे विदेशी ब्रांड की आंधी में उससे अधिक उत्तम भारतीय उत्पादन व इसमें कार्यरत जनशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समय की मांग है कि न्यायपालिका व अन्य हितधारक इस पर विचार करें कि वैश्वीकरण से हो रहे लाभों को दृष्टिगत रखते हुए इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से कैसे बचा जाए। आयोग द्वारा अब तक मानव अधिकार से संबंधित 20 लाख से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया गया है। 205 करोड़ रुपए की मुआवजे की अनुशंसा की गई है। आयोग ने एक प्रभावी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। आयोग ने मृतकों की गर्मापूर्ण अंतिम संस्कार, सेप्टिक टैंकों की आंतरिक सफाई और इसमें सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने हेतु दूर दराज क्षेत्रों में खाद्य वितरण की उपलब्धता, सुगमता व पहुंच संबंधी आदि विविध विषयों में 22 एडवाइजरी जारी की है। आयोग अनाथालय और छात्रावासों की स्थिति में भी सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। आयोग का प्रयास अपने प्रतीक चिन्ह की मूल भावना को सार्थक करने का है, जो कि यह इंगित करता है कि सूर्य की किरणें आशा व गति की सूचक हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा करके वे सार्वभौमिक स्नेह वो आशा का संदेश दे रही हैं, जो कि मानवता का मूलभूत अधिकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं आप सबका विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भारत की इस पुण्य मातृभूमि को नमन करता हूँ। जय हिंद। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर बनी लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत। Human rights are the basic rights and freedoms that are guaranteed to all human beings in the longest human rights history. The National Human Rights Commission was established on the 12th of October 1992. The statute under which it is established is the Protection of Human Rights Act. हमारी व्यवस्था उन संस्थाओं की आभारी है जो गरीबों, महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों, वंचितों, आदिवासियों समेत हर देशवासी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि मानव अधिकार से किनारा नहीं होना चाहिए। ये संस्कार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने के लिए आज सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसमें एनएचआरसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। More than 300 seminars and workshops, close to 1,000 public inquiries, over 40 bills and legislation. NHRC issued various advisories during COVID-19. NHRC India has reinvented its approach and response to ensure promotion and protection of human rights during these challenging times. Issues of human rights defenders, manual scavengers, shelter homes, orphans, widows, water and sanitation are being addressed. It is not the end, but the start of our journey.
for Home Affairs and Cooperation is known for his clarity of thoughts and decisiveness on complex issues of governance. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने की कृपा करें। ओवर टू इंडियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन। आज के गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जस्टिस अरुण मिश्रा अध्यक्ष NHRC, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री नित्यानंद राय जी, जस्टिस मित्तल जी, सदस्य NHRC श्रीमती काजला जी, ज्ञानेश्वर मुले जी, श्री राजीव जैन जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी और महासचिव NHRC और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज NHRC के 28वें स्थापना दिन पर हम सब आज विज्ञान भवन के सभागार में एकत्रित आए हैं। हम सबके लिए आनंद का विषय है कि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्थापना दिन पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। मैं इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमें डिटेल बात करने वाले, मगर 28 साल की अपनी यात्रा में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 20 लाख से ज्यादा केसों का निस्तारण किया है और 205 करोड़ से ज्यादा रकम का मुआवजा जिनको भी अन्याय हुआ था उनको दिलाने का काम किया और एक प्रकार से नई जागृति, नई चेतना ह्यूमन राइट्स से संबंधित हर एक क्षेत्र के अंदर जगाने का काम ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया है। इसलिए मैं प्रतीक के तौर पर आपके अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ह्यूमन राइट्स कमीशन के सभी लोगों और इसके साथ जुड़े हुए एनजीओ को भी इस जागृति जगाने के लिए बहुत बहुत बधाई देगा। चाहे कस्टोडियल रेप हो, चाहे गटर के अंदर उतरकर गटर को साफ करने वाले का अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी दलित समाज के अधिकार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास किया है और सफल किया और मैं मानता हूं कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। मगर आज मैं इस मौके पर यहाँ आया हूं तो एक बात पर सारे देश भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों का ध्यान देना चाहता हूँ। 2014 से जब से परिवर्तन हुआ और एक लंबे अरसे के बाद देश में पूर्ण बहुमति की एक सरकार आई और नरेंद्र भाई इसके नेतृत्व करने लगे प्रधानमंत्री, तब से एक ऐसे क्षेत्र पर उनका ध्यान गया जो ह्यूमन राइट्स के सारे अधिकारों की बात करने वालों की नजर के बाहर। इस देश के 60 करोड़ गरीब, इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार, समान जीवन जीने का अधिकार और आजादी तभी सही मायनों में मानी जाएगी जब ये 60 करोड़ गरीब अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करें। हमारा संविधान ये 60 करोड़ लोगों को भी बुनियादी सुविधा मांगने का अधिकार देता है, बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार देता है, मगर इस पर किसी की नजर नहीं थी। सिर्फ 7 साल की अल्पकाल की यात्रा के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ वो हुआ। आज इस 7 साल की यात्रा में 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को शौचालय का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, लगभग 2 करोड़ घरों में
और 2 करोड़ नए बने हुए घरों, कुल मिलाकर 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उस घर के बच्चों को और उस घर के बूढ़ों को पढ़ने का और अपनी बीमारी में आराम के साथ जीने का अधिकार बिजली पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सरकार। इस देश की लगभग 13 करोड़ परिवारों की महिलाएं धुआं खाकर खाना पकाती थी, कंधे और टहनियां जलाकर अपनी आंख की ज्योति भी जाती थी और फेफड़ों में फाइब्रोसिस भी होता था। उस बीमारी से उनकी अल्प समय में मृत्यु होती, अकाल मृत्यु होती। उससे उसको बचाने का लगभग 13 करोड़ गरीबों के घर में स्वच्छ ईंधन यानी कि गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर उनके ह्यूमन राइट्स का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण 2 करोड़ लोगों को रहने का घर दिया है और 5 करोड़ लोगों को ये रहने का घर मिलने की पूरी योजना बनी हुई और देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख शायद ढंग से कोई जांच कर काम करेगा तो मालूम पड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया। लगभग 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनको बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं, उनका सरकार से मिलने वाला उनका अधिकार योजनाएं वो बिचौलिए खा जाते। आज बैंक के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाकर लांच रिश्वत से बचने का बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इसके साथ एक विज्ञान नाम देकर एक अलग कंसेप्ट सम्मान का भाव पूरे देश के अंदर जनरेट करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और देश की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे राज्य सरकारों की ऑफिस होगी, चाहे केंद्र सरकारों की ऑफिस होगी या ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी मीन्स होगी, कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहाँ दिव्यांग की चिंता नहीं की गई है। कोई भी ऐसी सरकारी परिपत्र नहीं है जहाँ दिव्यांग की चिंता नहीं। इस देश के दिव्यांग ट्रांसजेंडर न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता कर रहा है। संविधान ने मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है। और मैं तो कई लोगों को मिला, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति है। तो मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की प्रयास करती है। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें ह्यूमन राइट इनका जो है इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूँ, नजदीक से सुनता हूँ। जब योजनाओं के बारे में जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हमेशा प्रायोरिटी वंचित होता है। तो मैं ये मेरे अंदर का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी बात प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।